नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के हिंदी के 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फ्री में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उज्ज्वल स्टडी पॉइंट टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न है, पहला चैप्टर का सबसे पहला नंबर प्रश्न श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर है, उसका सबसे पहला नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो वह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो वह आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो वे मानते हैं जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा ही होता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा ही होता है, तो वो होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हुआ था महू मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो वह किया है बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें मानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें मानते हैं, तो वह मानते हैं भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर का वाडुमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर का वाडुमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं, तो वे हो चुके हैं 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए कैसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए कैसे आवश्यक मानता है, तो वह मानता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, तो वह नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था, तो वह नाम था भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी, तो वह धारण की थी 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, द कॉस्टम इन इंडिया बेयर मैकनिज्म किनकी रचना है। तो द कॉस्टस इन इंडिया बेयर मैकनिज किनकी रचना है, तो वह भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो वह हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, क्या निर्धारण करती है, तो वे जाति प्रथा निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है, कैसा कारण बनी हुई है, तो वह प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मुख्य नायक क्या है। तो मुख्य नायक क्या है, तो वह पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो हुआ था 1956 ईस्वी में दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला अगला नंबर अगला चैप्टर देखिए, दूसरा नंबर चैप्टर है 20 के दांत। 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, तो वह नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल कौन है, तो वह मदन का पिता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा किसको कहते हैं? तो कासू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है सेन साहिब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहिब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र क्या थी? तो वह था 5-6 साल के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? वह होना चाहता था लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े डाले? तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो वे तोड़ डाले थे 2 दांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, गिरधालाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधालाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो यह था सेन साहिब की फैक्ट्री में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है सेन साहिब किसके व्यंग में ऐंठ कर रह गए? तो सेन साहिब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? तो वे रह गए थे पत्रकार महोदय के व्यंग से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था बदरघाट पटना में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो यह नाम था पंडित रमावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? तो नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? तो यह नाम था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो वह नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व था? तो किसे इस बात पर गर्व था? तो वह गर्व था माता पिता को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो यह हो सकता था खोखा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो वह लगाया था गिरधर लाल को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो वह हंस ललक गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो वह पिटाता था पिता के हाथों से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो हुआ था 12 सितंबर 1961 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है 20 के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है? तो 20 के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है? तो ये मध्य वर्ग के लोग को अंतर्विरोधी को उजागर करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर चैप्टर देखिए 3 नंबर, भारत से हमें क्या सीखें? इसको हम लोग देखते हैं। तो तब पहला नंबर प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो भारत से हमें क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो है मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो है मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग था क्या? भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, दारिश क्या है? तो दारिश क्या है? तो दारिश है जो है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो वह यूनान से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है शाहनामा का रचनाकाल है। तो शाहनामा का रचनाकाल क्या है? तो वह 10वीं या 11वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मुंडा किस देश की जाति है? तो मुंडा किस देश की जाति है? तो वह भारत देश की जाति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, संस्कृत का अगेन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो संस्कृत का अगेन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो वह मिलता है ओग्निस के रूप में। ऑप्शन नंबर इग्निस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो वह किया था 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेष की
किससे लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है प्रथम मानव का अर्थ है, तो प्रथम मानव का अर्थ क्या है? तो वह प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है हकर्स हकर्स थे क्या थे? तो वे थे वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था डेसाउ जर्मनी मासा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है अगला नंबर प्रश्न मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो यह नाम था विल्हेल्म मूलर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो वह कहा था स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कालिदास रचित मेघदूत का पद्यनुवाद किसने किया? तो पद्यनुवाद किसने किया? तो किया था मैक्स मूलर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो किसको मिला था? तब वारेन हेस्टिंग को मिला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कौन प्राचीनतम भाषा है? तो कौन प्राचीनतम भाषा है? तो वह संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और अपकार प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो किस देश को माना है? तो भारत को माना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? तो वे नहीं किया है कहानी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो वह माटी की मूर्तें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या, अगला नंबर प्रश्न है द्विवेदी जी ने निर्जल्द अपराधी किसे कहा है? तो द्विवेदी जी ने निर्जल्द अपराधी किसे कहा है? तो वह नाखून को कहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र किसकी रचना है? तो बादशान की है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के शिकत का अर्थ होता है, तो शिकत का अर्थ क्या होता है? तो वह होता है मोम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या महाभारत क्या है? तो महाभारत क्या है? तो वह पुराण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो वह जापान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो वे दक्षिणात्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था 1900। जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न के हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो वे बंदनिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो वे इंद्र को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या नख किसका प्रतीक है? तो नख किसका प्रतीक है? तो वह पशुता का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई है? तो कौन सी उपाधि दी गई है? तो ज्योतिषाचार्य
पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वह कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कि अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न की अगला नंबर प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य कौन सी विधा है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विधा है? तो वह ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला चैप्टर देखिए 5 नंबर नागरी लिपि। नागरी लिपि का पहला प्रश्न है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो वह गुणकार मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वह देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए सीधम क्या है? तो सीधम क्या है? तो वह एक प्रकार की लिपि है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए किस देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए अगला नंबर प्रश्न हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो वह शहरपाद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष कौन था? तो वह था प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए मिहिर मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिष्ट किस भाषा में है? तो किस भाषा में है? तो वह संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए बेतमा कहाँ है? तो बेतमा कहाँ है? तो वह इंदौर के पास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो वे मिले हैं राजा बरगुन को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं नागर शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? तो इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो वे दिया है पुरालिपि शास्त्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए अगला नंबर प्रश्न मराठी कौन सी लिपि है? तो मराठी कौन सी लिपि है? तो यह देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कि गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? तो गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? तो वह कहा जाता होगा देवनगर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कि गुणकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो गुणकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? तो वे 2500 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए अगला नंबर प्रश्न है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो वह गुणाकार मूल्य की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कि इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल है? तो इस्लामी शासन का भारत में आरंभ काल है तो वह 13वीं सदी से ही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कि गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हुआ था? तो वह 9 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कि अगला नंबर प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो वह देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।